नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में ये बात चल रही है कि कोई हुकूमती अहम वजीर सीढ़ी सांप का खेल खेल रहा है इस्लामाबाद में। वो किस तरह, अब इसकी बात तो इसके उस वो कौन है, किस तरह चीज़ें हैं, इस पे तो हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी मेहमान हैं खालिद जमील साहब। मैं उसको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इससे पहले कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और तो वो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। तो जनाब, बात ये चल रही है कि खालिद जमील साहब, मैं ये मेरा सवाल भी है और अपने नाजरीन को आगाही भी है कि कुछ अरसे से ये बातें चल रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को साइडलाइन किया गया। ये खबरें कोई फॉरेन मीडिया में भी आई हैं। जब से लॉकडाउन वाला इशू हुआ, फिर लॉकडाउन के फैसले कहीं और से होने लगे। उसके बाद फिर असद उमर साहब भी सरगर्म हो गए, जो माजी में उसने मिनिस्ट्री छोड़ी, फिर वापस आ गए। और वो थोड़े किनारा कशी थे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़दीक समझे जाते थे। उसके बाद फिर और लोग आए, जैसे डॉक्टर फिरदौस आशिक़ है, कोई और लोग आ गए। लेकिन अचानक ये जैसे लॉकडाउन वाले मामलात हो गए, असद उमर सरगर्म हो गए। अब ये बातें ये चल रही हैं कि वो इतना सरगर्म हो गए कि हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद कोई ये नंबर वन पे आ जाए। अब नंबर टू उसको समझा जा रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पॉलिसी मेटर्स वो ही डील कर रहा है। तो खालिद जमील, ये मेरा इत्तलात भी हैं और कुछ मीडिया में ये चीज़ें चल भी रही हैं। आप भी के पास भी ये इन इस हवाले से यकीनी तौर पे आप आगाह होंगे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ कोई मुतवक्किल दिखाई दे रही है? बहुत शुक्रिया कुरबान बलोच साहब। यकीनन जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें काफ़ी वज़न मौजूद है। लेकिन एक बात ज़हन में हमेशा ये रखें कि जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें और बिलखुसूस वो जमातें जो इक़्तिदार में होती हैं, उनके अंदर ये खींचातानी और जो ये मामलात आपकी ऑब्जर्वेशन में ये चलते रहते हैं। आप अगर माज़ी में देखें तो ये सबसे ज़्यादा पीएस पार्टी के अंदर जियाले इतने जज़्बाती हो जाते थे कि वो भुट्टो साहब की मौजूदगी में या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मौजूदगी में या आसिफ ज़रदारी साहब की मौजूदगी में, जब वो पार्लिमानी कमेटी या वर्कर कन्वेंशंस या जो मुख्तलिफ सूबाई या नेशनल कन्वेंशंस होते थे पार्टी के, उसके अंदर जो है कि इतने जज़्बाती हो जाते थे कि कुर्सियाँ भी चलती होती थी। तो अब पीटीआई जो है ये पहली दफा हुकूमत में आए हैं मरकज में, और जब से ये हुकूमत में आए थे उससे पहले ही आप ये देखेंगे इस पार्टी के अंदर तीन चार बड़े ग्रुप थे। जावेद हाशमी साहब चले गए, लेकिन उससे पहले बड़ा तगड़ा ग्रुप था जावेद हाशमी साहब का पीटीआई के अंदर। शाह महमूद कुरैशी की अपनी एक लॉबी थी, जहांगीर तरीन की अपना एक ग्रुप था, और असद उमर जो है इनका एक अपना एक ग्रुप था। तो ये मुख्तलिफ तीन चार ग्रुप थे इसके अंदर पीटीआई के अंदर। अब जब इक़्तिदार मिला तो जावेद हाशमी साहब पहले ही जा चुके थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब को काफ़ी इससे तस्कीन मिली थी कि जावेद हाशमी साहब जब चले गए थे, तो इनके ग्रुप को काफ़ी तक़वियत मिली। और शाह महमूद कुरैशी साहब का एक वक़्त ऐसा भी आया कि जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि शायद जब इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही थी कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। ये भी मामलात थे। तो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की आपस में, क्योंकि एक इलाके के हैं, साउथ पंजाब के हैं, तो इनके अंदर हाशमी साहब के बाद जाने के जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के अंदर काफ़ी खींचातानी और तनाव की सूरत हाल थी सियासी एतबार से। और उसका नतीजा जो है कि वो आपने देखा कि पब्लिकली दोनों रहनुमाओं ने स्टेटमेंट्स भी दिए एक दूसरे के बारे में। जहांगीर तरीन हार गए थे, नाअहल हुए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मेरा ऐसा किसी से मुकाबला ही नहीं जो नाअहल बंदा हो। तो अब असद उमर साहब जो है कि वो इकोनॉमिकली और टेक्नोक्रेट खाते के अंदर इनको समझा जाता था, लेकिन इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े, जीते, तो इसलिए ये अवामी नुमाइंदे भी हैं और इनकी एक्सपर्टीज भी है इकोनॉमिक्स के ऊपर। जहांगीर तरीन नाअहल हुए थे, किसी मनसब पे नहीं आ सके, लेकिन मामले खुसूसी के तौर पर काम कर रहे थे और बड़ी अहम मीटिंग्स में शामिल होते थे, चेयर्स भी करते थे। लेकिन जब से ये शुगर और वीट का स्कैंडल आया, रिपोर्ट सामने आई और जहांगीर तरीन एक साइड पर हुए, तो असद उमर दोबारा इन हुए। ये ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल ठीक है। पार्टी के अंदर जो है कि इस वक्त जो तीन चार ग्रुप थे, हाशमी साहब का ग्रुप चला गया, फिर तीन ग्रुप रह गए। अभी जहांगीर तरीन बज़ाहिर हुकूमत से आउट है, इक़्तिदार के ऐवानों से आउट है, लेकिन
वो पार्टी के अंदर जो सियासी जोड़-तोड़ है, उसके अंदर अभी भी वो इन है और उन्होंने खुद अपनी प्रेस टॉक के अंदर, मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर ये बातें की हैं कि ये हुकूमत किस तरह से बनी, किस तरह से उन्होंने एमपीएस, एमएनएस को, आज़ाद को शामिल किया और अपनी कोशिशें की, तो वो चीज़ें भी अपनी जगह अहम है। मेरा ख़्याल है कि अभी जो आने वाला वक़्त होगा और ख़ास तौर के ऊपर ये जो शुगर केन स्कैंडल था, इसके मज़ीद तफ़सीलात क्या सामने आती हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है और क्या ये मामला नैब को और फिर अदालतों में और इसके अंदर अगर ज़्यादा मज़ीद आगे मामलात बढ़े, तो फिर इसके पार्टी के अंदर जो टूट-फूट के इम्कानात हैं, उसके ऊपर असरात पड़ सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो पार्टियाँ इक़्तिदार में हों और अगर उनको जो मुक़्तदर इदारे हैं या एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी सपोर्ट हो, तो फिर पार्टियों के अंदर इस किस्म की टूट-फूट बहुत कम होती है और बिलख़ुसूस जब इक़्तिदार में पार्टियाँ हों, तो लोगों की ख़्वाहिश होती है कि इक़्तिदार को ना छोड़ा जाए, बल्कि इक़्तिदार के जो फ़वाइद हैं या समरात हैं, वो हासिल किए जाएँ। मेरा खालिद ख़्याल है खाल कि खालिद खालिद सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात ये है कि जो बातें कही जा रही हैं वो ये है कि इमरान खान के जो भी उनके ज़ात से जो मंसूब लोग थे या वफादार थे या उसके लिए कंधा बने हुए थे, बाजू बने हुए थे, जहांगीर तरीन साइड हो गया, उससे पहले आपने खुद ही बात की मखदूम जावेद हाशमी पॉलिटिकल रीज़न पे अलग हो गया, और उसके बाद शामुद कुरैशी की बारी आई, वो भी पॉलिटिकल बंदा था, अगर वो भी साइड लाइन हो गया क्योंकि वो सियासी बंदे थे, उनका एक वोट बैंक था, उन्होंने वो चीज़ें लड़के वो की लेकिन उसमें हार गए, वो साइड लाइन हो गए। ठीक है, और यही बात जहांगीर तरीन की अब चल रही है कि वो भी साइड लाइन हो गए। लेकिन कहते हैं कि कहा जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान के जो वफादार नज़दीकी लोग थे और उनको ऐसे ही वन बाय वन साइड किया जा रहा है। अब आजम खान उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके खिलाफ एक महाज चली हुई है। जहांगीर तरीन साइड हो गया, अब आजम खान के खिलाफ महाज है, बाकी भी जो ताकतवर लोग थे वो भी साइड लाइन हो गए। अब असद उमर एज अ पॉलिटिकल बंदा लड़ नहीं रहा क्योंकि आपने खुद ही जिक्र किया कि वो टेक्नोक्रेट है, तो वो ये सारी चीज़ें उसी फिलासफी की तहत कर रहा है जैसे टेक्नोक्रेट अपने लिए जगह बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि देखें जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं ना, वो हर दौर के अंदर उनकी अपनी एक अहमियत भी होती है और वो काफ़ी तनकीद का निशाना भी रहते हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सईद मेहदी साहब बड़े बासर ब्यूरोक्रेट थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, और बहुत से अहम सियासी फैसलों के अंदर उनकी हिकमत या मशवरे शामिल हुआ करते थे। फिर इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब का ये दूसरा दौरे हुकूमत, अभी जो तीसरा दौरे हुकूमत था, उसमें आपने देखा फवाद हसन फवाद, जो अभी नैब ने अरेस्ट भी किया हुआ था उन्हें, उनके ऊपर ही बड़ी तनकीद हुआ करती थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त जो उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थीं नरगिस सेठी साहिबा, उनको काफ़ी पार्टी के अंदर तनकीद का निशाना बनाया जाता था। इसी तरह आप माज़ी में और जाएँ तो बड़ी मिसालें आपको मिलेंगी। तो आज़म खान जो है कि ये भी इस वक़्त जो है पार्टी का एक हल्का जो है कि उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाता है। सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या इन ओहदों के ऊपर होते हैं, वो 2-3 चीज़ों को बड़ा मुलूज़ ख़ातिर रखते हैं। एक तरफ वो पार्टी की जो सियासी मैनिफेस्टो है, उसको भी वो देखते हैं कि जो पार्लिमानी लीडर है, उसने अपने वो वादे पूरे करने होंगे। दूसरी तरफ जो है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को और ये भी देख रहे होते हैं कि उनके ऊपर एफआईए या नैब की या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स की या इस किस्म के इदारों की जो रूल्स होते हैं, उनकी तलवार भी उनके सर पे लटक रही होती है। तो बेशुमार मौके ऐसे आते हैं कि जब वो रूल्स और रेगुलेशंस को अगर देखते हैं, तो पार्टी के बाज़ लोग जो हैं वो नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारा जो अवामी मैंडेट था, वो पूरा नहीं हो रहा और उसकी जो राह में हाइल रुकावट है, वो शायद ये ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट्स लोग हैं। तो इसलिए उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और यही आज़म खान के साथ मामला हो रहा है। और आज़म खान जो है कि और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट ऐसी होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हर वक़्त होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो हुकूमती अमूर के साथ-साथ सियासी अमूर में भी उनसे मशावरत करते रहते हैं। तो यही वजह है कि ऐसे बिल्कुल, लोगों को आप काफ़ी सही, बिल्कुल तनकीद का आप सही सामना कह रहे हैं करना पड़ता है। कि वो जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी उसकी बात, लेकिन इमरान जो असद उमर खान की हम बात कर रहे हैं, असद उमर की, वो तो वही फैसले कर रहा है जो एक ताकतवर जो लॉबी है या हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट की जो एक लाइन है, जो लॉकडाउन के बाद जो भी डिसीजंस हुए वो उसी लाइन पे है, इमरान खान दूसरे लाइन पे है। तो इससे एक तासुर ज़्यादा मजबूत नहीं हो रहा कि दूसरा घोड़ा तैयार किया जा रहा है। नहीं,
यकीनन ये मामला जो जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि सियासतदान जो आवाम से वोट लेकर आया होता है, जब वो फैसले कर रहा होता है तो उसके ज़हन में एक तरफ जो है वो मुल्की हालात होते हैं या बैन अल-अक़वामी हालात होते हैं, और उसको जो प्रेज़ेंटेशन ब्रीफिंग मिल रही होती हैं अपनी वज़ारत या हुकाम की तरफ से, वो होती हैं, और दूसरी तरफ उसको ये भी नज़र आ रहा होता है कि उसने वापस लौट के जो है कि अवाम के पास जाना है, और अवाम के पास जब वोट लेने जाएँगे या बात करने जाएँगे तो वहाँ से भी बहुत से सवाल होते हैं, वहाँ पे बड़े कड़े सवाल होते हैं, बड़ी तनकीद होती है। जब अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर जाना होता है तो वहाँ से भी लोग अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो भी बड़े सख्त सवालात करते हैं, और उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो ऐसी सूरत में उनको बाज़ तल्ख़ फ़ैसले भी लेने पड़ते हैं, और मेरा ख़्याल है कि असद उमर भी इस वक़्त जो शुरू में जब फ़ाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और उस वक़्त वो रिज़ल्ट्स नहीं दे सके जो पीटीआई की जो मैंडेट से मुताबिकत रखते हों, बल्कि उन्होंने उस वक़्त पाकिस्तान की जो मईशी माशरत की सूरत-ए-हाल थी और जो बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल की, उसके तनाज़ुर में कुछ ऐसे सख्त फ़ैसले किए जिसके नतीजे में शायद पीटीआई की जो सियासी क़यादत को अवाम से और मीडिया है या अवामी हलके हैं या सियासी हलके हैं, वहाँ से काफ़ी तनकीद का निशाना बना था। उस दबाव के नतीजे में असद उमर को एक साइड पे कर दिया गया। अब दोबारा असद उमर इन हुए हैं, तो अब असद उमर को ये भी अंदाज़ा है कि पहले भी वो एक दफ़ा जो है साइडलाइन पे किए जा चुके हैं, और अब दोबारा अगर इन हुए हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उनकी कोशिश ये होगी, एक तरफ ऐसे फैसले किए जाएँ जो मुल्क के लिए भी बेहतर हो, दूसरी तरफ जो है कि जो सियासी लीडरशिप है उसको भी वो अच्छे लगें, और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी उनकी तायद हासिल की जा सके, और साथ-साथ ये जो पार्टी के अंदर खींचातानी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ये टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी और इनकी सियासतदानों की आपस में इस वक़्त जो खींचातानी चल रही है, उनकी कोशिश होगी कि इसके अंदर भी कोई ऐसी उनको कोशिश करनी चाहिए कि राह अपनाएँ कि जहाँ पे वो तमाम को साथ लेके चल सकें। लेकिन अगर जो है कि वो पार्टी क़यादत को खुश कर सके और ब्यूरोक्रेसी को ना कर सके, तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी हिकमत अमली में बड़ी तेज़ होती है, तो बड़े आराम से बंदों को एक साइड पे कर सकते हैं। और अगर वो ब्यूरोक्रेसी को खुश करते हैं और सियासी क़यादत को या पार्लिमानी क़यादत को खुश नहीं कर सकते, तो फिर भी उनकी जो कुर्सी बड़े खतरे में रहेगी। तो सूरत-ए-हाल जो है कि माशी सूरत-ए-हाल ना सिर्फ़ पाकिस्तान की बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी मईशत इतनी अच्छी नहीं है कि आप ऐसे फैसले करेंगे जिससे आपकी मईशत को बड़ी शरह-ए-नमू को और बड़ी सूरत-ए-हाल को बेहतरी हासिल हो सके। कुछ फैसले टफ़ होंगे, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जिससे थोड़ा-सा रिलीफ़ भी मिला है। ख़ास तौर पे इंटरनेशनली पेट्रोलियम प्राइसेज़ की कीमतों में जो कमी हुई है, उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा-सा नज़र आया है। ये मज़ीद होना चाहिए, मतलब इसके अंदर अभी भी 80-85 रुपए की अगर पर लीटर कीमत है पेट्रोल की, तो इसके अंदर अभी भी तकरीबन 50% जो है वो टैक्सेज़ या जीएसटी या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसके अंदर शामिल है, इसको कम किया जा सकता है। लेकिन शायद हमारी मईशत के ऊपर दबाव इतना ज़्यादा है कि इससे मज़ीद कम किया गया तो वो दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो नहीं कर रहे। लेकिन इन तमाम तर सूरत-ए-हाल के अंदर मेरा ख़्याल है कि हुकूमत के लिए चैलेंजेज़ काफ़ी हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, लेकिन अगर दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया गया और बेहतर हिकमत अमली के साथ अगर आगे बढ़ा गया तो फिर तो कामयाबी हासिल होगी। लेकिन अगर नाअक्लमंदेशी या जज़्बातियत का सहारा लिया गया या अपने सियासी नंबर्स जो है कि वो पॉइंट स्कोरिंग क कोशिश की गई, तो मेरा ख़्याल है फिर नुकसान होगा, पीटीआई को भी, हुकूमत को भी और मुल्क को भी। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे सीनियर दोस्त खालिद जमील, जो मैंने चीज़ें बात ज़िक्र की कि इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर सांप सीढ़ी का जो खेल है वो चल रहा है। खालिद जमील साहब इस चीज़ को, इस अजम्पशन को, इस बात को इस हद तक तो मानते हैं कि इस बात में दम तो है, लेकिन उसके हवाले से जो उसकी माजी के जो वो बयान वो सूरत हाल को देख रहे हैं, उसके हवाले से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो यकीनी तौर पे आपने सुना है। हम आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफ़िज़।